इस घर में मैं भी रहती हूँ, पर हर वक्त तुम्हें बस तुम्हारे माँ बाबूजी ही दिखते हैं ना। दिन भर बस उनके आगे पीछे घूमते रहो और उनको मनाते रहो। मैं तो जैसे इस घर में तुम्हारे लिए हूं ही नहीं। अरे कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो, तब जानू। अमिता अपने पति दिलीप से कहती है। दिलीप बोला, ये कैसी बातें कर रही हो? दिन भर में मुश्किल से 1 घंटा भी मैं उनसे बात नहीं कर पाता। जब तक घर में रहता हूँ अपना सारा वक्त तो तुम्हें ही देता हूँ। माँ पूरा दिन रसोई में हमारे लिए खाना बनाती रहती है और बाबूजी बाहर का काम करते हैं। इतना करने के बाद भी अगर तुम मेरे माँ बाप से खुश नहीं हो तो तुम्हें खुश करना भगवान के बस में भी नहीं है। तभी अमिता की सास कमला जी ने आवाज लगाई, बहू, ओ बहू, तुम कह रही थी ना कि बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा नहीं खाया है, तो आज मैंने तुम्हारे लिए गट्टे की सब्जी बनाई है। चलो खाकर बताओ कैसी बनी है। अमिता बोली, बोल तो ऐसे रही है जैसे मेरे लिए चिकन मटन बनाया है। मुझे नहीं खानी आपकी गंवार गट्टे की सब्जी, आप खुद खा लीजिए। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? दिलीप बोला, होश में तो हो? तुम जानती हो मेरे माँ बाप शुद्ध शाकाहारी है। एक तो माँ सबके लिए खाना बनाती है और तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे लिए मांस मच्छी बनाए। इतना ही चिकन मटन खाने का मन है तो खुद से बना लो, मैं तो थक गया तुम्हें मनाते मनाते। इतना कहकर दिलीप कमरे से बाहर चला गया। कमला जी बोली, बहू, क्या बच्चों की तरह तुम आए दिन रूठती रहती हो? देखो, दफ्तर से दिलीप थका हारा आया और तुम्हें मनाने पहुंच गया, फिर भी तुम नहीं मानी। अब छोड़ो भी अपनी जिद को। अमिता बोली, मैंने आपसे कहा क्या मुझे मनाने को? जाइए और खिलाइए अपने बेटे को गट्टे की सब्जी। कमला जी बोली, बहू, एक बात कहूं, पति पत्नी का रिश्ता रबड़ के पेड़ की तरह होता है। इसे प्यार से सींचोगी तो बढ़ेगा, परंतु जब उसी रबड़ को अहंकार में खींचोगी तो एक न एक दिन वो टूट जाएगा। फिर ऐसे रिश्ते का क्या मतलब जिसमें तुम हमेशा खुद को अकेली पाओ, कोई तुम्हारे आसपास तुम्हारा अपना ना हो। इतना कहकर कमला जी वहां से चली गई। अमिता का ऐसा ही स्वभाव था, अगर उसके मन के मुताबिक कोई काम ना हो या उसकी इच्छा पूरी ना हो तो वो मुंह फुलाकर पूरे दिन बैठी रहती थी। आज फिर वो रूठ कर बैठी थी क्योंकि वो बार बार दिलीप से कह रही थी कि कहीं घूमने चलो, और दिलीप अपने माता पिता को भी साथ ले जाना चाहता था, जो अमिता को मंजूर नहीं था। कुछ घंटे बाद कमला जी फिर अमिता के पास आई तो अमिता बोली, कहा ना मुझे नहीं खाना, एक बार में आप लोगों को सुनाई नहीं देती मेरी बात? जाइए यहां से, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी दिलीप कमरे में आया और बोला, अरे जब माँ कह रही है कि खाना खा लो तो खा क्यों नहीं लेती हो? तुम्हें पता है ना कि जब तक सब खाना नहीं खाएंगे माँ भी नहीं खाएंगी। अमिता गुस्से में बोली, ज्यादा अपनी माँ की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ उनके बेटे ही नहीं बल्कि मेरे पति भी हो, इतना याद रखना। सबकी तेज आवाज सुनकर दिलीप के पिता मनोहर बाबू कमरे में आए और बोले, बहू, क्या बच्चों जैसे रूठ कर बैठी हो? इस उम्र में ये सब तुम्हें शोभा देता है क्या? तुम्हारी सास बूढ़ी होने के बावजूद भी तुम्हें खाना बनाकर खिला रही है और तुम हो कितने नखरे दिखा रही हो। अमिता बोली, पापा जी, मैंने बुलाया था सबको? नहीं ना, फिर आप लोग यहाँ क्यों आए? एक बार जब मैंने कह दिया कि मुझे नहीं खाना तो मतलब नहीं खाना। आप लोगों को बात समझ में नहीं आती है क्या? आखिर मुझसे पूछे बगैर दिलीप ने अयोध्या का सबका टिकट क्यों करवाया, बताइए? और तो और मुझे बताने से पहले माँ जी को बता दिया, और माँ जी ने पड़ोस की सरला काकी को भी ये बात बता दी। कमाल है। कमला जी बोली, अच्छा तो तुम इस बात से नाराज हो? बहू, ये सरला बहन भी ना, उनके पेट में तो कोई बात पचती ही नहीं है। वो क्या है ना, दोपहर में जब दिलीप ने फोन किया था और आधार नंबर मांग रहा था तो तुम सो रही थी, और जब मैंने पूछा कि क्यों मांग रहे हो तब उसने कहा, अमिता को घूमने जाने की इच्छा है तो हम सब मिलकर अयोध्या चलते हैं। और तभी बादल गरजने की आवाज आई। मैं छत पर जाकर कपड़े उठाने लगी, वहीं मुझे सरला बहन मिल गई और बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया, मुझे माफ कर दो बहू, मुझसे गलती हो गई। अमिता बोली, हाँ, गलती आपसे हुई पर मजाक तो मेरा बन गया ना, कि मुझे पता ही नहीं कि मेरा पति किस किस को अपने साथ ले जा रहा है। कमला जी बोली, बहू, मैं माफी मांग तो रही हूं, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। चलो अब तुम खाना खा लो। अमिता बोली,
एक बार कहने पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ये तो आपको गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। बेचारी कमला जी इतना सा चेहरा लेकर वहां से चली गई। बूढ़ा शरीर कितना बर्दाश्त करता। कमला जी के साथ साथ मनोहर बाबू को भी बहुत जोरों की भूख लगी थी। अब बहू और पत्नी भूखी थी तो वो कैसे खाना मांगते। दिलीप और अमिता की अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। दिलीप की नौकरी ऐसी थी कि अक्सर ऑफिस के काम से उसे बाहर जाना पड़ता था। इसी कारण वो अमिता को ज्यादा घुमाने फिराने नहीं ले जा पाता और न ही अपने माता पिता को वक्त दे पाता था, जिसका गुस्सा अमिता अपने सास ससुर पर निकालती थी और कहती थी अगर ये दोनों ना रहते तो मेरा पति जहां भी टूर पर जाता मुझे अपने साथ ले जाता। बेचारी कमला जी की आदत थी कि वो खाना बनाकर सबको खिलाकर ही खाती थी, लेकिन अमिता छोटी छोटी बातों पर रूठ कर बैठ जाती थी और फिर खाना नहीं खाती थी। इस कारण से कई बार कमला जी भी भूखी रह जाती थी। फिर देर से खाती तो भूख खत्म हो जाती या तबीयत बिगड़ जाती थी और फिर अमिता को काम करना पड़ता, तो इस बात पर वो और भी नाराज हो जाती थी। जब अमिता शादी करके आई थी तभी कमला जी की एक कमजोरी उसके हाथ लग गई थी और अब जरा जरा सी बात पर वो लड़ जाती थी। आज फिर सुबह वो दिलीप से घूमने की बात को लेकर बोल रही थी और वो सबको साथ ले जाने की बात कर रहा था। बस इतनी छोटी सी बात को लेकर वो नाराज होकर छत पर जाकर बैठ गई थी। तभी सरला काकी बोली, अरे बहू, बड़े दिनों बाद दिख रही हो। मैंने तो सोचा कि दिलीप तुम्हें कहीं घुमाने ले गया होगा। आखिर अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। अमिता हंसकर बोली, हाँ काकी, पर माँ जी और पापा जी भी तो घर में हैं, उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं। सरला काकी बोली, अरे तुम्हारी सास तो पूरा घर संभाल सकती है, फिर क्या खुद को और अपने पति को नहीं संभाल सकती? या फिर तुम्हारा पति तुम पर पैसे नहीं खर्च करना चाहता? अमिता बोली, नहीं वो बात नहीं है। तो सरला काकी बोली, फिर क्या बात है? अभी पिछले साल मेरी बेटी की शादी हुई थी। एक साल में ना जाने मेरे दामाद जी मेरी बेटी को कहां कहां घुमा कर ले आए। आए दिन वे उसे रेस्टोरेंट ले जाते हैं, नए कपड़े दिलवाते हैं। तुम क्या पूरे दिन घर में बैठी रहती हो? हाँ भाई, अपनी अपनी किस्मत होती है। मेरी बेटी इतने छोटे से शहर में रहकर भी राज कर रही है और तुम दिल्ली से आई हुई यहाँ घर में बंद होकर रह गई। सरला काकी की हंसी ने अमिता के जले पर नमक छिड़कने का काम किया। वो गुस्से में नीचे तो आ गई, पर तब से मुंह फुलाकर बैठी थी और सब घर वाले उसे मनाने में लगे थे। खैर, इतना मनाने के बाद भी जब अमिता नहीं मानी तो कमला जी सबको खाना देकर अपने कमरे में जाकर सो गई। इधर दिलीप ने अमिता की पसंद का कुछ ऑर्डर कर दिया। दूसरे दिन रविवार था तो अमिता देर तक सो रही थी और कमला जी पूजा कर रही थी। इस पर मनोहर जी बोले, कमला, आखिर कब तक तुम अपनी बहू की मनमानी चलने दोगी? उसका तो शुरू से यही तमाशा चल रहा है। पिछले 6 महीनों से देख रहा हूं, उसकी बात पूरी नहीं होती है तो वो रूठ कर बैठ जाती है। समझती ही नहीं कि दिलीप पर काम का कितना बोझ है, घर का बोझ भी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा लड़का चैन से काम तक नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं बहू की गलती को बढ़ावा तुम भी देती हो। कमला जी बोली, दिलीप के बाबूजी, मैं भी क्या कर सकती हूँ? मेरी आदत है, जब तक घर का हर सदस्य खाना ना खा ले मुझसे खाना नहीं खाया जाता। मनोहर बाबू बोले, एक बात कहूं कमला, बुरा मत मानना। संस्कार अपनी जगह है और ऐसी मनमानी अपनी जगह। जो लोग नहीं समझते वो लोग किसी के समझाने से भी नहीं समझेंगे, चाहे तुम उनके लिए अपनी जान ही क्यों ना दे दो। ऐसे लोगों के लिए तुम अपनी भूख क्यों मारती हो? देखो, 6 महीने की शादी में दिलीप कितना मुरझा गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बीमार पड़ जाएगा। और जहां तक बात अमिता की है, मुझे लगता है अपने मायके में भी उसे रूठने की आदत होगी। और तुम एक बात जानती हो, वो अपने कमरे में चिप्स, नमकीन, बिस्किट और ना जाने क्या क्या खाने का सामान रखती है जो बाद में उठाकर खा लेती है। मैंने खुद देखा है उसे खाते हुए। पर तुम्हारे शरीर का क्या कमला, अगर तुम बीमार पड़ गई तो सोचो मेरा क्या होगा, क्योंकि तुम्हारी बहू तो हमारी सेवा करने से रही। कमला जी बोली, फिर मैं क्या करूं जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मनोहर बाबू बोले, देखो कमला, तुम वही करो जो कभी ना कभी उसके माँ बाप ने किया होगा। जब भी वो रूठे तुम उसे मनाने मत जाओ, बस उसके सामने खाना खा लिया करो। फिर देखना
एक बार रूठेगी, 2 बार रूठेगी, तीसरी बार उसे अपने आप ही मानना होगा। तभी दिलीप कमरे से निकल कर आया और बोला, माँ, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। मुझे भी लगता है अमिता के साथ ऐसा ही करना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए क्या रूठना और क्या मनाना। समझ रही है ना आप कि हमें क्या करना है। आखिरकार पति और बेटे की बात मानकर कमला जी ने विचार किया कि अब ऐसा ही करना होगा। अगले हफ्ते दिलीप को किसी काम से बेंगलुरु जाना था। कंपनी के और लोग भी उसके साथ जा रहे थे। इस वजह से दिलीप अमिता को साथ नहीं ले जा सकता था। तो अमिता बोली, चलो मेरे मायके चलो। दिलीप बोला, तुम्हें अगर इच्छा है तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके पहुंचा देता हूं। पर अमिता की जिद थी कि कुछ दिन दिलीप भी वहीं रहे और वहीं से बेंगलुरु चला जाए। दिलीप माना नहीं तो वो फिर से नाराज होकर बैठ गई। मौसम बरसात का आ गया था। चारों तरफ काली घटा छा रही थी और थोड़ी देर में बारिश भी होने लगी। तो दिलीप बोला, माँ, पनीर के पकौड़े बनाओ ना। कमला जी बोली, बेटा, पनीर तो घर में है नहीं और ऐसे मौसम में तुम भी बाहर मत जाओ। मैं पालक और गोभी के पकौड़े बना लेती हूँ। इतना कहकर कमला जी पकौड़े बनाने चली गई। कमला जी सबको पकौड़े देकर कुछ पकौड़े अमिता को देने गई, पर वो तो गुस्से में मुंह फुलाकर बैठी थी। फिर कमला जी को अपने बेटे और पति की बात याद आई। उन्होंने 1-2 बार अमिता से कहा, बहू, खाकर तो देखो, पकौड़े बहुत अच्छे बने हैं। दिलीप और तुम्हारे ससुर जी को भी बहुत पसंद आए हैं। अमिता बोली, मुझे नहीं खाने, जाइए अपने पति और बेटे को ही खिलाइए और खुद भी खाइए। जब अमिता ने इनकार किया तो कमला जी ने पकौड़ों की थाली अमिता के सामने से उठाई और बाहर आकर सबके साथ बैठकर पकौड़े खाने लगी। अपनी सास को ऐसा कदम उठाते देख अमिता तो दंग ही रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी सास ऐसा भी कर सकती है। मन तो उसका भी था, पर वो कुछ कह नहीं पाई और गुस्से में अपने कमरे में चीजें इधर से उधर करने लगी, ये सोचकर कि कमला जी उसे फिर मनाने आएंगी, जो कि हुआ नहीं। अमिता बार बार कमरे से बाहर कभी अपने ससुर को तो कभी अपने पति को देख रही थी। कमला जी का मन हुआ कि बहू को मना ले। उन्होंने जैसे ही उठना चाहा, मनोहर बाबू ने इशारे से उन्हें बैठने के लिए कहा। सबने पेट भर के पकौड़े खाए। फिर कमला जी रसोई का काम निपटाने लगी और सबके साथ बैठकर चाय पीने लगी। इधर कमरे में अमिता पकौड़ों का इंतजार करती रह गई और हार कर बोली, शायद पकौड़े अच्छे नहीं बने थे, इसीलिए वो मुझे मनाने नहीं आए। तभी दिलीप, जो अभी अभी कमरे में आया था, उसके कान में ये बात गई तो वो बोला, हाँ, अंगूर खट्टे हैं, ये वाली कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। आज तुमने वो साबित भी कर दी। अब भूल जाओ कि तुम्हें घर का कोई सदस्य मनाने भी आएगा। 2-3 बार ऐसा ही होता रहा। फिर अमिता को भी समझ में आ गया कि अब घर का कोई सदस्य उसके सामने झुकने वाला नहीं है और ना ही उसे बेवजह कोई मनाने के लिए आएगा। उसके बाद तो अमिता ने रूठने का नाम ही नहीं लिया। अब तो वो आगे बढ़कर कमला जी की मदद करने के लिए रसोई में भी आने लगी। एक रोज बेमन से अमिता रसोई में काम कर रही थी तो कमला जी बोली, बहू, मैंने तुमसे कहा था ना कि रिश्ते रबड़ की तरह होते हैं, उन्हें ज्यादा खींचो मत, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। खैर, सुबह का भूला शाम में लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और बहू, आखिर ऐसे रूठने का क्या ही फायदा जिसमें मनाने वाला कोई ना हो। रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखते हैं। तभी दिलीप 2 पैकेट लेकर आया और अमिता को देते हुए बोला, अमिता, इसमें तुम्हारी पसंद के कचौरी समोसे हैं और माँ, ये आपके और बाबूजी के लिए जलेबियां हैं। कचौरी समोसे के नाम से अमिता खुश हो गई तो दिलीप बोला, तुम तो कचौरी और समोसे से ही खुश हो गई, असली खबर तो सुनो। अगले महीने हम लोग लोनावला घूमने के लिए जाएंगे और इस बार बस मैं और तुम चलेंगे। फिर क्या था, अमिता की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर उसने अपनी सास की तरफ देखा और बोली, मम्मी जी और पापा जी। कमला जी मुस्कुराकर बोली, बहू, हम हरिद्वार जाएंगे, तुम लोग घूम कर आओ। दिलीप वहां से चला गया तो कमला जी अमिता से बोली, देखा बहू, तुमने, मेरी बात सच हो गई ना। तुमने अपनी एक छोटी सी आदत क्या छोड़ी, आज पूरा परिवार तुम्हारे लिए खड़ा है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।